अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादोआबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम इमरान सीरीज़ पढ़ रहे हैं एक्शन ग्रुप, जिसमें इमरान ने दो टीमें बना रखी हैं। एक टीम में इमरान और टाइगर हैं और दूसरी टीम में सीक्रेट सर्विस के 4 मेंबरान सदीकी, खावर, नुमानी और चौहान हैं। और इन दोनों टीमों का इसराइल की एजेंसी से टकराव हो चुका है। तो अब देखते हैं कि किस कदर तेज़ और क्विक एक्शन होता है और पल पल बदलती सूरत हाल और सनसनीखेज़ वाक़यात पेश आते हैं। शुरू करते हैं। इमरान ने काफ़ी फासले पर पहुंचने के बाद बम गन का रुख हेलीकॉप्टर की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया और दूसरे लम्हे एक खौफनाक धमाके के साथ हेलीकॉप्टर के परखचे उड़ गए और आग का अलाव सा आसमान की तरफ बुलंद होने लगा। ओ इमरान साहब, आग देखकर वो सीधे इधर आएंगे, टाइगर ने कहा। नहीं, उनके आने तक आग बुझ जाएगी। रेत का बादल जो बम की वजह से उठा है वो जब बैठेगा तो आग को जल्दी बुझा देगा, इमरान ने कहा और वो तेज़ी से आगे की तरफ दौड़ने लगा। टाइगर और याकूब भी उसके पीछे थे। दौड़ते दौड़ते वो काफ़ी दूर निकल आए, लेकिन हर तरफ दूर दूर तक रेत ही रेत फैली हुई थी। आग का अलावा अब काफ़ी नीचे हो चुका था। इमरान साहब, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? याकूब ने पूछा। खुनक, और कहाँ जा रहे हैं? मगर उसका रास्ता कैसे मिलेगा? याकूब ने इंतहाई परेशान होते हुए कहा। हिफा से शुमाल मशरक़ कहा था तुमने और 50 किलोमीटर रास्ता बताया था ना? इमरान ने कहा। हाँ, याकूब ने कहा। उसी लम्हे फ़ज़ा में जंगी तैयारों की गूंज सुनाई दी। जल्दी करो, रेत में छुप जाओ, अपने ऊपर रेत डाल लो, बिल्कुल हरकत ना करना। इमरान ने गूंज सुनते ही चीख कर कहा और वो सब रेत पर गिर गए और उसके साथ ही उन्होंने रेत अपने ऊपर डालनी शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद वो रेत में जैसे दफन होकर रह गए थे। सिर्फ उनके चेहरे बाहर थे, वो साकत पड़े हुए थे। फ़ज़ाइया के त्यारे अब नज़र आने लग गए थे। उनकी तादाद 4 थी और वो इंतहाई तेज़ रफ्तारी से फ़ज़ा में क्रॉसिंग कैसे अंदाज में चक्कर लगा रहे थे और फिर थोड़ी देर बाद त्यारे यकलख्त गायब हो गए। आओ चलें, मेरा मकसद पूरा हो गया है, इमरान ने रेत से निकलते हुए कहा। मकसद? कैसा मकसद? याकूब ने हैरान होकर पूछा। मकसद ये था कि तैयारे तबाहशुदा हेलीकॉप्टर देख लें। अब ज़ाहिर है वो ख़ुद तो रेत पर नहीं उतर सकते, इसलिए उन्हें लाजमन वापस जाना था और अब हिफा से हेलीकॉप्टर आएंगे या जीबों पर फ़ौजी, ताकि हमें तलाश कर सकें। इस दौरान हम खुनक पहुंच चुके होंगे। अगर हेलीकॉप्टर तबाह ना होता तो वो यही समझते कि हम हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद हैं, इसलिए लाजमन एक त्यारा ऊपर चक्कर काटता रहता जब तक कि हेलीकॉप्टर या जीपें ना पहुंच जाएं, और इस तरह हम हरकत ना कर सकते, वरना वो हमें चेक कर लेते और फिर उनकी गनों की फायरिंग से बच निकलना नामुमकिन हो जाता। इमरान ने आगे बढ़ते हुए तफसील बताई तो याकूब की आंखें एक बार फिर हैरत से फटने लगी। ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है याकूब साहब, अगर आप इसी तरह आंखें पढ़ते रहे तो ये वाकई फट जाएंगी। इमरान साहब के साथ चलते हुए तो मैं हैरत के इससे भी बेशुमार शदीद झटके लग सकते हैं, टाइगर ने याकूब को समझाते हुए कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। वो तीनों ही तेज़ रफ्तारी से टीलों के दरमियान तकरीबन दौड़ने के से अंदाज में आगे बढ़ रहे थे कि यकलख्त उन्हें दूर से हेलीकॉप्टरों का शोर सुनाई दिया। टीलों की आड़ ले लो, जल्दी करो, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। एक बार फिर वो तीनों ही टीलों की ओट लेकर अपने आप को रेत में दफन करने में मसरूफ़ हो गए। हेलीकॉप्टर हिफा की तरफ से आ रहे थे और उनकी तादाद 20 से ज़्यादा थी। इमरान को यकीन था कि ये हेलीकॉप्टर तबाहशुदा हेलीकॉप्टर वाले इलाके में उतर कर ही उनकी तलाश शुरू करेंगे और उनके उतरते ही वो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन 20 के 20 हेलीकॉप्टर सीधे ऐन इसी जगह आए जहां ये रेत में छुपे हुए थे और फिर देखते ही देखते वो एक दायरे की सूरत में नीचे उतरे और हर हेलीकॉप्टर से 6 मुसल्लह अफराद नीचे उतरे और इसके साथ ही ये हेलीकॉप्टर दोबारा फ़ज़ा में बुलंद हो गए और इमरान ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। 100-150 मुसल्लह अफराद का मुकाबला करने का मतलब यकीनी मौत था। अगर हेलीकॉप्टर नीचे रहते तो शायद वो उनमें से कोई हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश करता, लेकिन हेलीकॉप्टर के दोबारा फ़ज़ा में बुलंद हो जाने के बाद अब ये स्कोप भी ख़त्म हो गया था। इसके अलावा ये सारे के सारे गनशिप हेलीकॉप्टर थे, इसलिए वो भी फ़ज़ा से उन पर फायरिंग कर सकते थे। हेलीकॉप्टर से उतरने वाले सिपाहियों ने बिल्कुल इस अंदाज में इन तीनों के गिर्द घेरा डालना शुरू कर दिया जैसे उन्हें मालूम हो कि वो कहाँ मौजूद हैं। तुम तीनों की लोकेशन हमें मालूम है, इसलिए रेत से बाहर निकलकर हाथ उठा दो, वरना तुम्हें यहीं हलाक कर दिया जाएगा। अचानक एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी और दूसरे लम्हे इमरान ने सबसे पहले हरकत की और रेत से निकलकर उसने दोनों हाथ फ़ज़ा में बुलंद कर लिए। ज़ाहिर है अब टाइगर और याकूब के लिए भी ऐसा करने के सिवा और कोई चारा ना रहा था।
اس لیے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر مسلح فوجیوں نے انتہائی ماہرانہ انداز میں نہ صرف ان کے ہاتھوں میں کلپ ہتھکڑیاں ڈال دی بلکہ ان کا سامان بھی قبضے میں کر لیا اور ساتھ ہی ان کی بڑے ماہرانہ انداز میں تلاشی لے کر ان کی جیبوں میں موجود تمام سامان بھی قبضے میں کر لیا۔ ان کے گرفتار ہوتی فضا میں گردش کرنے والے ہیلی کاپٹر واپس ریت پر اتر آئے، لیکن ان تینوں کو کسی ہیلی کاپٹر کی طرف نہ لے جایا گیا۔ فوجی اسی طرح چوکنے انداز میں ان کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے رہے۔ اب یہیں سے راہ میں کھڑے کھڑے ہمیں مجنوں بنانے کا پروگرام ہے کیا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے ایک فوجی سے کہا جو ان کا انچارج لگ رہا تھا۔ خاموش کھڑے رہو ورنہ ہمیں حکم ہے کہ جو غلط حرکت کرے اسے گولیوں سے اڑا دے، اس فوجی نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ تو کیا بولنا بھی غلط حرکت ہے؟ کمال ہے، پھر تو اسرائیل میں ایک عورت بھی زندہ نہ بچی ہوگی۔ عمران بھلا کہاں باز آنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی بات کا رد عمل سامنے آتا، ایک سرخ رنگ کا ہیلی کاپٹر فضا میں نمودار ہوا اور ان سپاہیوں کی توجہ اس ہیلی کاپٹر کی طرف ہو گئی۔ ہیلی کاپٹر عمران اور اس کے ساتھیوں سے کچھ فاصلے پر اترا اور دوسرے لمحے عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ہیلی کاپٹر سے کرنل ڈیوڈ اور کرنل فرانک اتر کر عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان دونوں کے چہروں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ یہاں پر سین چینج ہوتا ہے اور اب خاور لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ خاور انتہائی تیز رفتاری سے جیپ دوڑاتا ہوا طرابلس کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا، لیکن ابھی طرابلس کافی دور تھا اور اس انتہائی رفتار سے چلنے کے باوجود انہیں طرابلس پہنچنے میں کم از کم 1 گھنٹہ ضرور لگ سکتا تھا، اور خاور کے نقطہ نظر سے یہی 1 گھنٹہ انتہائی اہم تھا۔ لیکن اسے یقین تھا کہ اگر کرنل بلاشر ان کے کاغذات کی تصدیق کے لیے بھاگ دوڑ کرے تب بھی اس اہم کام کے لیے اسے کم از کم 2-3 گھنٹوں کی ضرورت تھی، اور ایک بار طرابلس پہنچ جانے کے بعد وہ آسانی سے جیپ بھی چھوڑ سکتے تھے اور میک اپ بھی تبدیل کر سکتے تھے۔ اس لیے اس نے ہر صورت میں طرابلس پہنچنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ابھی طرابلس پہنچنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ رہتا تھا کہ یکلخت وہی ہیلی کاپٹر ان کے سروں پر پہنچ گیا اور دوسرے لمحے ہیلی کاپٹر ان کی جیپ کے بالکل سامنے کے رخ نیچی پرواز کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ہر صورت میں جیپ کو رکوانا چاہتا ہو۔ یہ پھر آ گیا، خاور نے ہونٹ کھینچتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جیپ کو ایک سائڈ پر کر کے روک دیا کیونکہ ہیلی کاپٹر اب انہیں کسی صورت بھی آگے بڑھنے کے لیے راستہ نہ دے رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر نیچے نہ اترا بلکہ اسی طرح فضا میں چکر کاٹتا رہا۔ اوہ خاور، نکلو یہاں سے، مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں مارک کر لیا گیا ہے اور کرنل بلاشر نے شاید اپنے آدمیوں کو بلوایا ہے، جوہان نے تیز لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس ہیلی کاپٹر کو ہی ہٹ کر دیا جائے، خاور نے ہونٹ کھینچتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی تجویز پر عمل کرتے ہیلی کاپٹر یکلخت تیزی سے اوپر بلندی پر چڑھتا گیا اور پھر وہ اس رینج پر پہنچ کر معلق ہو گیا جہاں مشین گن کی گولیاں اس پر اثر نہ کر سکتی تھی۔ یہ گن شپ ہیلی کاپٹر نہیں ہے، اس لیے ہمیں فوراً قریبی قصبے میں پہنچنا چاہیے، یہ لازماً کمک کے انتظار میں ہے، خاور نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور انتہائی تیزی سے اس نے جیپ کو موڑ کر ریت میں ڈال دیا اور جیپ ریت میں ہچکولے کھاتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ ہیلی کاپٹر مسلسل ان کے سروں پر اڑ رہا تھا لیکن اس نے بلندی کم نہ کی تھی۔ اب یہ جیپ ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے، تھیلے اٹھاؤ، ہمیں ابھی پیدل بھاگنا ہوگا۔ ہیلی کاپٹر میں مشین گن بردار موجود نہیں ہے ورنہ ہمارے ریت پر مڑتی ہی وہ لازماً فائر کرنے کی کوشش کرتے، صدیقی نے کہا، اور خاور نے سر ہلاتے ہوئے ایک ٹیلے کی اوٹ میں جیپ روک دی، اور اس کے بعد انہوں نے جیپ کے خفیہ خانوں سے اسلحہ اور دوسرا سامان نکال کر تھیلوں میں بھرنا شروع کر دیا، اور 5-6 منٹ کے اندر ہی وہ تھیلے اٹھائے جیپ سے کودے اور تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ ہیلی کاپٹر کافی بلندی پر ان کے سروں پر موجود تھا، یہاں سے قصبہ شمال کی طرف تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بکھر کر وہاں پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ ہیلی کاپٹر ہم سب کو بیک وقت مارک نہ کر سکے، جوہان نے تیز لہجے میں کہا، لیکن یہ ہیلی کاپٹر کافی بلندی پر ہے، وہاں سے دور دور تک انہیں سب کچھ نظر آ رہا ہوگا، اس لیے علیحدہ علیحدہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو پھر ایک ہی صورت ہے کہ ہم سب اکٹھی قصبے میں پہنچیں، پھر وہاں جو بھی صورتحال پیش آئے اس کے مطابق سوچ لیا جائے گا، نعمانی نے رائے دیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ پیدل چلنے کے بجائے پھر جیپ پر ہی سفر کیا جائے، اس طرح ہم کم از کم آسانی سے قصبے تک پہنچ ہی جائیں گے، صدیقی نے کہا، اور پھر سب نے سر ہلا دیے کیونکہ ہیلی کاپٹر کی وجہ سے پیدل چلنے کا بھی کوئی فائدہ نہ تھا، وہ اس کی نظروں سے تو نہ چھپ سکتے تھے۔ چنانچہ خاور تیزی سے واپس دوڑا جبکہ باقی ساتھی وہیں رک گئے، اور چند لمحوں بعد خاور جیپ لے کر ان کے پاس پہنچ گیا اور ایک بار پھر جیپ انہیں لیے ہوئے تیزی سے ریت پر آگے بڑھنے لگی، لیکن ان سب کے چہرے ستے ہوئے تھے، انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی خوفناک جال میں بری طرح پھنس گئے ہوں۔ کرنل بلاشر کی مدد کے لیے لازماً
बेशुमार फ़ौजी पहुंच जाएंगे और फिर उनका ज़िंदा बच निकलना किसी भी सूरत में मुमकिन ना रहेगा। इसलिए उनके जहन तेज़ी से इस सूरत हाल से बच निकलने की तरकीबें सोचने में मसरूफ़ थे, लेकिन बज़ाहिर कोई सूरत और रास्ता उन्हें नज़र ना आ रहा था। यहाँ पर बीच में मैं थोड़ी सी अपनी राय दूंगी कि एक साथ ही दोनों टीमें मुसीबत में फंस गई हैं। उधर इमरान और टाइगर का दिखाया गया है कि वो भी कर्नल डेविड और कर्नल फ्रांक के हत्थे चढ़ गए हैं। इमरान ने बहुत होशियारी से हेलीकॉप्टर उड़ाया था, उनकी सारी जीपें तबाह करके और उनके लोगों को मार के बहुत मुश्किल से, लेकिन आगे जाकर वो बेचारा फंस गया कि उसे मालूम नहीं था कि करीब ही एक फ़ज़ाई अड्डा है और वहाँ से जंगी तैयारे इतनी जल्दी पहुँच जाएंगे, तो इसलिए वो फंस गया। और अब इधर साथ ही ये वाली टीम भी मुसीबत में पड़ गई है। कर्नल ब्लाशर पहुँच गया है इनके सरों के ऊपर और उसने अपनी मदद भी बुला ली है। कर्नल ब्लाशर की मदद के लिए लाजमन बेशुमार फ़ौजी पहुँचेंगे और फिर उनका ज़िंदा बच निकलना किसी भी सूरत मुमकिन ना रहेगा। इसलिए उनके जहन तेज़ी से इस सूरत हाल से बच निकलने की तरकीबें सोचने में मसरूफ़ थे, लेकिन बज़ाहिर कोई रास्ता और सूरत उन्हें नज़र नहीं आ रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें दूर से कस्बे के आसार नज़र आने लग गए। कस्बा बेहद छोटा सा था। खजूर के दरख्तों का एक झुंड और 50 के करीब कच्चे मकानात नज़र आ रहे थे और फिर थोड़ी देर बाद वो कस्बे की हदूद में दाखिल हो गए। कस्बे के बाहर 10 के करीब अरब उन्हें देखती तेज़ी से उनकी तरफ बढ़े। उनके कंधों से मशीन गन्नें लटक रही थीं और उनके अंदाज भी बेहद जारहाना थे। खावर ने एक तवील सांस लेते हुए जीप रोकी और फिर नीचे उतर आया। उसके साथियों ने भी उसकी पैरवी की। हेलीकॉप्टर अब कस्बे के ऊपर परवाज़ करता हुआ नज़र आ रहा था। कौन हो तुम? सड़क के बजाय इस रास्ते से क्यों आए हो? एक अधेड़ उम्र लेकिन इंतहाई सेहतमंद अरब ने आगे बढ़कर इंतहाई करख्त लहजे में पूछा। बस्ती का सरदार कौन है जनाब? खावर ने पूछा। मैं हूँ सरदार, अबू जैश, उसी अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। हमारा ताल्लुक़ पाक एशिया से है और हम फ़लस्तीनी तंजीम की इमदाद के लिए एक अहम मिशन पर आए, लेकिन हमें चेक कर लिया गया है और ऊपर जो हेलीकॉप्टर मौजूद है उसमें कर्नल ब्लाशर है और यकीनन उसने फ़ौज को तलब किया होगा। अब आपकी मर्ज़ी कि हमारे मुतल्लिक़ जो फ़ैसला भी करें। खावर ने कोई चाराकार ना देखते हुए अपने आप को पूरी तरह ज़ाहिर कर दिया। लेकिन तुम तो कब्रिसी हो, कोई सबूत है तुम्हारे पास कि तुम फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए आए हो? अबू जैश ने होंठ बिछते हुए कहा। हम मेकअप में हैं। सबूत के तौर पर सिर्फ हवाला दे सकता हूँ, त्राबलस में अभी फंदर का। खावर ने जवाब दिया। ठीक है, काफ़ी है, आओ हमारे साथ। जो सामान हो वो निकाल लो जीप से। अधेड़ उमर सरदार ने यकलख्त नरम पड़ते हुए कहा और खावर और उसके साथियों के चेहरों पर उम्मीद की किरण जागी। उन्होंने जल्दी से जीप से अपना सामान उठाया और फिर उस सरदार के इशारे पर उन्होंने सामान उसके साथियों के हवाले कर दिया और फिर तेज़ी से कस्बे के एक मकान की तरफ बढ़ गए। वो अभी यहाँ पहुंचकर सारा इलाका घेर लेंगे। खावर ने सरदार को मकान की तरफ बढ़ते देखकर कहा। फ़िक्र ना करो, वो अब तुम्हें नहीं पा सकते, सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो उन्हें लिए हुए उस मकान में दाखिल हो गया। मकान के बड़े कमरे के नीचे एक तहखाना बना हुआ था जिसके रास्ते को घास फूस से छुपाया गया था। खावर और उसके साथियों को उस तहखाने में पहुँचा दिया गया, अलबत्ता उनका सामान बाहर ही रोक लिया गया। लेकिन ये तहखाना तो फ़ौरन ही उनकी नज़रों में आ जाएगा, चौहान ने होंठ काटते हुए कहा। कह रहा हूँ कि कोई फ़िक्र मत करो, वो अब तुम्हें नहीं पा सकेंगे। तुम्हारी जीप मेरे आदमी लेकर निकल जाएंगे और हेलीकॉप्टर वालों को हम यही बताएंगे कि हमने तुम्हें पनाह नहीं दी और तुम जीप समेत आगे निकल गए हो। फिर दूर रेत के टीलों में जब उन्हें खाली जीप मिलेगी तो वो खुद ही तुम्हें ढूंढते फिरेंगे, सरदार ने कहा। ओह, अगर आप वाकई हमारी मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़ वो सामान हमें दे दें और हमें यहाँ का मकामी लिबास ला दें। उनके आने तक हम आप लोगों के मेकअप में आ जाएंगे, इस तरह वो हमें शनाख्त नहीं कर सकेंगे। खावर ने सरदार को समझाते हुए कहा तो है कि तुम फिक्र ना करो। सरदार ने इस पर सख्त लहजे में कहा और फिर वो तेज़ तेज़ कदम उठाता तहखाने से बाहर निकल गया। मुझे गड़बड़ लग रही है, यहाँ तो हम चूहे दान में फंस गए, चौहान ने सरदार के बाहर जाती तेज़ लहजे में कहा। हाँ वाकई सूरत हाल हमारे हक़ में नहीं है, खावर ने सर हिलाते हुए कहा। लेकिन अभी वो बातें कर ही रहे थे कि यकलख्त बाहर हेलीकॉप्टरों का शोर सुनाई दिया और इसके साथ ही भारी और तेज़ कदमों की धमक उन्हें अपने सरों पर महसूस होने लगी। खामोशी से सर पर हाथ रखकर बाहर आ जाओ, वरना तुम्हें यहीं अंदर ही भून दिया जाएगा। चल नमोबाद तहखाने के खुफिया रास्ते के दहाने से एक चीखती हुई करख्त आवाज़ सुनाई दी और उन सब ने तवील सांस लिए। वो वाकई चूहों की तरह घेर लिए गए थे। चलो भाई, अब और क्या हो सकता है, खावर ने कहा और फिर वो तहखाने के दहाने की तरफ चल पड़ा। उसने दोनों हाथ अपने सर पर रखे हुए थे। लें जी, ये ग्रुप भी पकड़ा गया। वो सरदार यकीनन इस्राएली एजेंट्स के साथ मिला हुआ था और उसने इन्हें आराम से नवाला बनाकर ट्रे में रखकर पेश कर दिया।
सीन चेंज होता है। कर्नल ब्लाशर पागलों के से अंदाज में हेलीकॉप्टर उड़ाता हुआ तराबलस की तरफ बढ़ा और फिर उसे दूर से उसकी मतलूबा जीप जाती हुई नजर आई। तो एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि वो हेलीकॉप्टर को बराह रास्त जीप से टकरा कर पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के नफरात का खात्मा कर दे। लेकिन ज़ाहिर है ऐसा सिर्फ ख्याल ही था, वरना उसकी अपनी लाश का भी पता न चलता। उसने हेलीकॉप्टर की बुलंदी कम करके जीप को रुकने पर मजबूर करना शुरू कर दिया और फिर जीप रुक भी गई। लेकिन इसी लम्हे उसे ख्याल आया कि उसे बड़ी हिमाकत हो गई है। जैक को वो खुद ही गोली मार चुका था और जोश में उसे कतन हसन या दूसरे मुसल्लह अफराद को साथ लेकर चलने का ख्याल भी ना रहा था। और अब उसे ख्याल आया था कि अगर ये वाकई पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के लोग हैं तो फिर उन पर अकेला उसका काबू पाना बेहद मुश्किल है और हो सकता है वो किसी गन या बम के ज़रिए हेलीकॉप्टर ही उड़ा दे। चनाचा दूसरे लम्हे उसने हेलीकॉप्टर को तेज़ी से बुलंदी पर ले जाना शुरू कर दिया। वो बिल्ली किसी तेज़ी से उसे ऊपर उठाता ले गया और जब उसके ख्याल के मुताबिक उसका हेलीकॉप्टर गन रेंज से बाहर जा चुका था तो उसने हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में मुअल्लक़ किया और फिर ट्रांसमीटर पर एक फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करने लगा। हेलो हेलो कर्नल ब्लाशर कॉलिंग ओवर। कर्नल ब्लाशर ट्रांसमीटर ऑन करती ज़ोर से चीखा। यस मार्जर अटेंडिंग। दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। मार्जर, मैंने पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के ग्रुप को ट्रेस कर लिया। वो तराबलस से 80 किलोमीटर पहले मारकाना कस्बे के नज़दीक सड़क पर मौजूद हैं। उनकी तादाद 4 है और मैंने हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें रोक रखा है। तुम सारे साथियों को लेकर हेलीकॉप्टरों पर पहुंच जाओ। जल्दी करो, फ़ौरन पहुंचो, मैं उनकी निगरानी कर रहा हूं। कर्नल ब्लाशर ने हलक के बल चीखते हुए कहा। यस सर, हम पहुंच रहे, मार्जर ने जवाब दिया। पूरी तरह मुसल्लह होकर आना, फ़ौरन, कर्नल ब्लाशर ने तेज़ लहजे में कहा और साथ ही ओवर एंड आल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इसी लम्हे वो नीचे देखकर चौंक पड़ा कि जीप सड़क क्रॉस करके रेत के टीलों में दाखिल हो रही थी। ओह, तो ये अब यहाँ रेत में छुपना चाहते हैं, लेकिन ये मुझसे बचकर कहाँ जा सकेंगे, कर्नल ब्लाशर ने बुड़बुड़ाते हुए कहा और हेलीकॉप्टर को आगे बढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद ही जीप रुक गई और उससे मौजूद चारों आदमी थैले उठाए बाहर निकले और रेत पर आगे दौड़ने लगे। तुम जहाँ भी जाओ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। काश मैं किसी मशीन गन बरदार को साथ ले आता, कर्नल ब्लाशर ने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन फिर वो ये देखकर चौंक पड़ा कि वो एक बार फिर जीप में सवार हो रहे थे और जीप आगे बढ़ गई। अब ये मारकाना कस्बे में जा रहे हैं, शायद ये समझ कर कि वहाँ मौजूद अरब उनका साथ देंगे, लेकिन मैं पूरा कस्बा ही तबाह कर दूंगा, कर्नल ब्लाशर ने एक बार फिर बुड़बुड़ाते हुए कहा और आउट ऑफ गन रेंज रहकर मुसलसल उनके साथ आगे बढ़ रहा था। फिर वाकई थोड़ी देर बाद जीप कस्बे में जाकर रुक गई। वहाँ मौजूद अरबों ने चंद लम्हे उनसे बातें की और फिर वो उन्हें साथ लेकर एक मकान में दाखिल हो गए। कर्नल ब्लाशर ने होंठ खींच लिया। अब उसे मार्जर का इंतज़ार था और फिर थोड़ी देर बाद 3 हेलीकॉप्टर दूर से उसे अपनी तरफ आते दिखाई दिए। इसके साथ ही ट्रांसमीटर पर कॉल आ गई। हेलो हेलो, मार्जर कॉलिंग बास, ओवर। ट्रांसमीटर से मार्जर की आवाज़ सुनाई दी। यस कर्नल ब्लाशर अटेंडिंग यू। मैं मारकाना कस्बे के ऊपर मौजूद हूँ। ग्रुप को मकामी अरबों ने एक मकान में छुपा दिया है, जल्दी पहुँचो। यस सर। वैसे सर फ़िक्र की कोई बात नहीं, मारकाना कस्बे का सरदार अबू जैश हमारा आदमी है, वो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ हमारी मुखबरी करता है। मार्जर की आवाज़ सुनाई दी और उसकी बात सुनकर कर्नल ब्लाशर का चेहरा खिल उठा। थोड़ी देर बाद चारों हेलीकॉप्टर उसके करीब आ गए। बस कस्बे के करीब लैंड कर लिया जाए, अबू जैश मुझे देखकर फ़ौरन मदद को आ जाएगा। कर्नल ब्लाशर ने सर हिलाते हुए बाकी हेलीकॉप्टरों के साथ ही अपना हेलीकॉप्टर कस्बे के करीब उतारना शुरू कर दिया। मार्जर अपने साथ 3 हेलीकॉप्टरों में 10 अफराद लेकर आया था, मुसल्लह अफराद। उनके हेलीकॉप्टर उतरती कस्बे से एक अरब दौड़ता हुआ उनकी तरफ आया। ओ जनाब, आप आइए, मैंने उन लोगों को गैर मुसल्लह करके तहखाने में बंद कर दिया। आने वाले ने इंतहाई खुशामदाना अंदाज में मार्जर की तरफ देखते हुए कहा, ये अबू जैश बास हमारा आदमी और इस कस्बे का सरदार। मार्जर ने उसका तारफ़ कराते हुए कर्नल ब्लाशर से कहा और कर्नल ब्लाशर ने सर हिला दिया। ये वाइट स्टार के चीफ कर्नल ब्लाशर हैं अबू जैश, तुम्हारी इस कारकर्दगी पर तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। मार्जर ने कर्नल ब्लाशर की तरफ इशारा करते हुए कहा। बिल्कुल मिलेगा, हम अपने दोस्तों को हमेशा खुश रखते हैं। जाओ मार्जर, इन लोगों को गिरफ्तार करके ले आओ, कर्नल ब्लाशर ने तेज़ लहजे में कहा और मार्जर अपने साथियों को साथ आने का इशारा करके अबू जैश के साथ दौड़ता हुआ सामने मौजूद मकान की तरफ बढ़ गया। कर्नल ब्लाशर का चेहरा ये सोच कर ही खिला जा रहा था कि जब वो इन पाक एशियाई एजेंटों को गिरफ्तार करके वज़ीर आज़म की खिदमत में पेश करेगा तो उसकी फ़ौक़ियत कर्नल डेविड और कर्नल फ्रांक दोनों पर हमेशा हमेशा के लिए कायम हो जाएगी। थोड़ी देर बाद उसने मकान से इन 4 कब्रेसियों को सरों पर हाथ रखे बाहर निकलते देखा। उसके पीछे मार्जर और उसके मुसल्लह साथी थे, जबकि वो अरब सरदार भी फातिहाना अंदाज में साथ चलता हुआ आ रहा था। हाँ, तो ये है पाक एशिया सीक्रेट सर्विस, जिससे कर्नल डेविड और कर्नल फ्रांक दोनों मुझे डराते रहते थे। ये हैं वो लोग,
جن کو ان دونوں نے مافوق الفطرت بنا رکھا تھا، یہ مجبور اور بے بس لوگ۔ کرنل بلاشر نے ہذیانی انداز میں کہے لگاتے ہوئے کہا، بلاؤ بلاؤ کرنل ڈیوڈ اور کرنل فرانک کو، بلاؤ ان دونوں کو تاکہ وہ خود دیکھ سکیں کہ کرنل بلاشر کے سامنے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی کیا حیثیت ہے، بلاؤ انہیں۔ کرنل بلاشر نے اسی طرح ہذیانی انداز میں کہا لگاتے اور چیختے ہوئے کہا جیسے واقعی اس کا ذہن پلٹ گیا، باس کیا حکم ہے؟ انہیں گولی نہ مار دی جائے، پھر ان کی لاشیں آسانی سے چلی جائیں گی۔ مارجر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، ہاں ضرور، لاشیں، پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی لاشیں، ٹھیک ہے، گولیوں سے چھلنی کر دو انہیں، کرنل بلاشر نے کہے لگاتے ہوئے کہا، اور وہ اس طرح سامنے سروں پر ہاتھ رکھے خاور اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ انسانوں کے بجائے کوئی حقیر کیڑے مکوڑے ہوں۔ فائر، گولی مار دو، فائر، یکلخت کرنل بلاشر نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی فضا مشین گنوں کی آوازوں اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ اور کیا خوفناک آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس پر مشین گنیں چلا دی گئی ہیں اور وہ برسٹ لگے ہیں اور چیخیں فضا میں گونجی ہیں۔ اب اگلی قسط تک آپ بھی انتظار کیجئے، دیکھتے ہیں کہ وہ چیخیں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی تھیں یا عین آخری لمحے میں انہوں نے سچویشن چینج کر دی اور کسی طرح وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ اگلی قسط میں ہی پتہ چلے گا۔ فی الحال تو دونوں گروپ، عمران اور ٹائیگر کا بھی اور باقی چاروں جو سیکرٹ سروس کے افراد ہیں ان کا گروپ بھی پھنس چکے ہیں، بری طرح پکڑے جا چکے ہیں۔ تو اب میں یہاں پہ اختتام کرتی ہوں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔